ये जरूर दूर चली जाएगी। आज ये है, फिर कोई और आएगा, ज्यादा गीत नहीं गाए, ये वक्त है। एक दिन तुझे तेरा आईना दिखाएगा, एक दिन तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है, ये बजट निराशाजनक, हताशा भरा और लोगों को गुमराह करने वाला बजट है। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिलाएं, वृद्धजन, विधवा और गरीब और किसानों के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि एससी एसटी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाएंगे, कानून बनाएंगे। तो अभी तक इतने सालों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पिछड़ा क्यों रखा? उनका शोषण क्यों किया? उनकी जमीनों पर कब्जा करके आप बेचते क्यों रहे? उनको लूटते क्यों रहे? अब कानून बनाने की बात कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब का, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने अनुसूचित जाति का विकास करने के लिए, जनजाति का विकास करने के लिए एससीपी योजना लाए, स्टेट कंपोनेंट प्लान, विशेष संगठक योजना, और उसके माध्यम से कहा कि जितना जनसंख्या है उसके अनुपात में बजट का खर्चा उन पर होना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने वर्षों तक नहीं किया, उनका शोषण करते रहे और उनको पिछड़ा रखा। माननीय सभापति महोदय, वो आज भी चालू है। आपने इस बजट को सुना भी है और पढ़ा भी है। आपने देखा होगा अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और विकलांग लोगों की अधिकांश छात्रवृत्ति को रोक के रखा हुआ है और उनकी छात्रवृत्ति की जो घोषणा करना था बढ़ाने की, वो घोषणा नहीं हुई है, जबकि उसमें से अधिकांश छात्रवृत्ति का जो भाग है भारत सरकार का होता है। माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन थी, वृद्धा, विधवा, विकलांग, उनको भी नहीं बढ़ाया गया है। देश के कई प्रांतों से, यानी कई प्रदेशों से कम पेंशन यहाँ मिलती है। यहाँ वृद्धावस्था पेंशन शुरुआत 500 रुपये से होती माह से, कई दूसरे प्रदेशों में 1000 रुपये से होती है। यह सम्मान हमारे वृद्धों का, दिव्यांगों का, विधवा बहनों का, उनका अपमान कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, पालनहार योजना उनके लिए है। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के नेतृत्व में मैंने भी समाज कल्याण विभाग में काम किया है। तो पालनहार योजना उस समय प्रारंभ हुई है। उस योजना में जिनके माँ बाप नहीं हैं, अनाथ बच्चे हैं, वर्तमान विधवा, जिनके विकलांग माँ बाप है, उनको भी मिलता है। जो विधवा माँ है उनके बच्चों को भी मिलता है। ऐसे 2-3-4 कैटेगरी और है। ऐसे बच्चों को, कई हजारों बच्चों का पैसा इस सरकार ने रोका हुआ है और इसको बढ़ाना था, जो नहीं बढ़ाया गया। उस समय हमने उसमें तय किया था कि जो जो छात्रावास में रहने वाले बच्चों का और भत्ता बढ़ेगा, यानी एक बच्चे पर जितना खर्चा होगा सरकार का, उतना खर्चा पालनहार बच्चे को दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने नहीं किया, यानी उन अनाथ बच्चों का पैसा भी खा गए हैं, डकार गए हैं। वो आज 3000 रुपये महीने होने वाला था, उसको 1000 रुपये महीने रखा है। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के छात्रों के लिए माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के नेतृत्व में, उनके आदेश से हमने एक योजना लागू की थी। जो एससी एसटी के बच्चे हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए कोचिंग करना चाहते हैं, ऐसे सब बच्चों का कोचिंग का खर्चा राजस्थान सरकार के खजाने से भरा जाएगा। हमने कई वर्षों तक भरा, कांग्रेसी सरकार आई और उसको बंद कर दिया। इसलिए कह रहा हूं मैं कि सरकार अनुसूचित जाति,
जनजाति, ओबीसी, गरीब और किसानों के खिलाफ है। माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा के आवेदन बड़ी संख्या में लंबित है। विधवा बहन की बेटी की शादी होनी है, विकलांग की शादी होनी है, बीपीएल के परिवार की पुत्री की शादी होनी है, ऐसे अनेक आवेदन लंबित हैं। क्यों लेकर के बैठे हो? क्या दुश्मनी निकाल रहे हो उनसे? क्यों नहीं उन पैसे को दे रहे हो? और बजट में उनको बढ़ाने का प्रावधान क्यों नहीं किया है? आप तो कह रहे थे ना कि SC ST के विकास के लिए कानून लाएंगे। क्या डंडे की भाषा ही समझोगे क्या? क्या कानून से समझोगे क्या? बिना कानून आपके समझ में नहीं आता क्या? इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं कि सरकार गरीबों के खिलाफ है। बजट में घोषणाएं बहुत हुई हैं। ऐसी घोषणाओं का अर्थ क्या माननीय सभापति महोदय, जिसको पूरी कर ही नहीं सकते? पूरी करने के लिए पैसा चाहिए ना। पैसा कहां से आएगा? धन कहां है? इनकी आदत पड़ गई है असत्य बजट पेश करने की, गलत बात सदन में कहने की। उसका एक उदाहरण आपको देता हूं। 2019 और 2020 की घोषणाएं हैं जो प्रारंभ ही नहीं हुई है, उनको उठाकर ही नहीं देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मान की जयपुर की बात बताना चाहता हूं। परकोटे में पेयजल तंत्र की मजबूती के लिए 165 करोड़ रुपए की परियोजना कहां है? वो धरातल पे ही नहीं है। पुरानी विधानसभा में विश्व स्तरीय म्यूजियम की स्थापना कहां है? गोविंद मार्ग पर एलिवेटेड रोड कहां है? सिविल लाइन रेलवे फाटक पर 4 लेन ROB कहां है? गांधी अध्ययन केंद्र, खादी प्लाजा, SMS अस्पताल में प्रत्यारोपण विभाग एवं न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की स्थापना कहां है? क्यों घोषणा की थी? हमको बेवकूफ बनाने के लिए? राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए? ये आखिर में घोषणा क्यों की थी? मैं जोधपुर की बात करता हूं, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं ना, वहां की बात करता हूं। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो आयोजन होगा, हो गया क्या? राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के 1454 करोड़ का प्रोजेक्ट ADB से राशि लेकर पूरा करेंगे, कर दिया क्या? जयनारायण व्यास टाउन हॉल का जीर्णोद्धार, मथानिया में स्वतंत्र कृषि मंडी और सारण नगर से बनारस तक 100 फीट सड़क की DPR भी अब तक कागजों में है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं अलवर की बात करूं तो चंबल के पानी को 4718 करोड़ की राशि लेकर अलवर को चंबल परियोजना से जोड़ेंगे। जुड़ गया क्या? घटना के 15 मिनट के भीतर पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने के लिए अलवर भरतपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट कहां है? पायलट कहां है? यहां तो कल सचिन जी पायलट हैं, वो पायलट प्रोजेक्ट तो गायब हो गया। रामगढ़, बानसूर, बाद में लक्ष्मणगढ़ में नगर पालिका की स्थापना करेंगे, नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करेंगे। माननीय सभापति महोदय, 12 में भी कहा गया, जो मेरा गृह जिला है, जहां से मैं 20 साल तक MLA रहा, 4 बार चुना है। शहीद स्मारक की घोषणा कर दी। कहां है शहीद स्मारक? शहीदों के नाम पर क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? ये शहीदों का अपमान क्यों कर रहे हो? माननीय सभापति महोदय, कहा गया नारगढ़, समरानिया, छिपा बड़ौद में गौण कृषि उपज मंडियां तथा मांगरोल कवा में स्वतंत्र मंडी, अटरू उपखंड पर मुख्यालय को नगर पालिका दर्जा और अटरू में ADJ कोड की स्थापना कहां है भाई? देखने को नहीं मिल रहा। बूंदी की बात करो, मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का आवंटन, बूंदी आलोच मंडी सड़क, सोजत में ट्रोमा सेंटर और रामगंज मंडी में ट्रोमा सेंटर और 75 बेडेड हॉस्पिटल होगा। कहां है ट्रोमा हॉस्पिटल? है कहां? रामगंज मंडी में 50 बेडेड हॉस्पिटल था, तब हमारे 13 डॉक्टर रहते थे वहां। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें घोषणा कर दी 75 हो गया है, 6 डॉक्टर भी नहीं रहते हैं। लोग परेशान हैं, इलाज के मारे मर रहे हैं। लेकिन ऐसी थोड़ी घोषणा करने का क्या अर्थ है भाई? पाली में कहा सोजत में ट्रोमा सेंटर, झुंझुनू में कहा खेतड़ी में, उदयपुर वाटी में सीवरेज तंत्र। ऐसे अनेक घोषणाएं हैं। जब आप पूरा करने की ताकत नहीं रखते हो तो बजट में ऐसी घोषणाएं क्यों करते हो? क्या राजस्थान की जनता को बेवकूफ समझते हो? क्यों मान्य सदस्यों को बेवकूफ समझते हो? राजस्थान की जनता को अधिक समय तक आप बेवकूफ बनाओगे तो आपसे बदला लेगी माननीय सभापति महोदय, ये छोड़ेगी नहीं। ये जनता किसी को छोड़ती नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि हम स्त्री विद्यालय खोलेंगे, ये कहा इन्होंने। हॉस्पिटलों के भी भरमार,
विद्यालय बहुत, कॉलेज ही बहुत, ITI बहुत, अनेक डिपार्टमेंट में इन्होंने बहुत घोषणाएं की है। 4 लाख पद खाली हैं राजस्थान में। 4 लाख लोगों की भर्ती करोगे ना, तब तक तो आप नया नहीं खोल सकते। जब 4 लाख लोगों की भर्ती कर लोगे तब नया खोल सकते हो। आप भर्ती करोगे नहीं, पहले हॉस्पिटल में लोग है नहीं, डॉक्टर है नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ है नहीं, लैब बॉय है नहीं, लैब अटेंडेंट है नहीं, और आप घरे में खोल रहे हैं। क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि मरीज वहां जाएगा और तड़प तड़प के मर जाएगा, क्योंकि डॉक्टर होगा ही नहीं, वहां नर्सिंग स्टाफ होगा ही नहीं। डिलीवरी कराने के लिए महिला जाएगी, तड़प तड़प के मर जाएगी, क्योंकि डॉक्टर तो है ही नहीं। क्योंकि अनाप शनाप जब हॉस्पिटल हो जाएंगे और डॉक्टरों की संख्या कम होगी तो डॉक्टरों का दोष होगा। आप डॉक्टरों को भी बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं कि डॉक्टर उनको मार दिया, डॉक्टर तो है ही नहीं वहां। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। ये लोगों के साथ जाति हो रही है। इतने विद्यालय खोलेंगे, खोल दो ना, 10 लाख खोल दो, कहने में क्या जाता है। टीचर्स कितने आपके पास, शारीरिक शिक्षक कितने हैं, उसमें दूसरा स्टाफ कितना है, आपके पास नहीं है तो क्या होगा? बच्चा स्कूल में जाएगा, मास्टर पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। बच्चा स्कूल में भर्ती होगा और उनका जीवन बर्बाद हो जाए, क्योंकि पढ़ाने वाला है ही नहीं। कॉलेज खोल दिए, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पढ़ाने वाला है ही नहीं। क्या होगा उससे? उससे यह होगा कि हमारे के जो विद्यार्थी है, पढ़ने वाले हैं, प्रतिभाएं हैं, उनमें निखार नहीं आ पाएगा, वो लोग पिछड़ जाएंगे। ऐसी क्यों कर रहे हो? करना ही चाहिए था कि 4 लाख पदों को भरने के बाद जो सारे के सारे पद भर जाएंगे तो हम नए खोलेंगे, ताकि उनको वह ठीक तरह से सुचारू रूप से चल सके। अब इन्होंने घोषणा की है 2019 और 20 में, क्या घोषणा कर दी? 75,000 लोगों की भर्ती करेंगे हम। मैं बताता हूं उसका भी हर्ष आपको। 75,000 लोगों की भर्ती करेंगे। कर ली क्या? कितने पद भर गए? कोर्ट में जाके अटका दिए, लोगों को बेवकूफ बना दिया, लोगों से आवेदन ले लिए, वो तैयारी कर रहे हैं। 25 लाख बच्चे इंतजार कर रहे हैं। 25 लाख जानबूझ के इसलिए अटकाया गया, पैसा तो ही नहीं, कहां से देंगे? तो कोई न कोई कमी रख दो, ताकि कोर्ट अपने आप स्टे दे देगा, कोर्ट अपने आप इंटरव्यू करेगा, तो भर्तियां होगी नहीं। हम कह देंगे कि माननीय न्यायालय ने रोक दिया है। ये युवाओं को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, और इसकी सहायता करने के लिए कांग्रेस का गिरोह भी चलता है। अधिकारी में गिरोह भी है जो पेपर आउट करा देता है। अच्छा, परीक्षा स्थगित हो गई, पेपर तो आउट हो गया है। ये गिरोह है जो यहाँ के युवाओं का दुश्मन बना हुआ है। उसमें सरकार भी शामिल है, उसमें अधिकारी भी शामिल हैं, और उसमें समाज कंटक भी लोग शामिल हैं। तीनों का गठजोड़ होकर के युवाओं के साथ जाति कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, डॉक्टरों की स्थिति आप देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भर्तियों की स्थिति बता रहा हूं। पहले तो 2019 और 20 में इन्होंने कहा 75,000 भर्तियां करेंगे। राजस्व विभाग में 4,646, कृषि विभाग में 4,000, शिक्षा विभाग में 21,600, 750, IT विभाग में 800, स्वास्थ्य विभाग में 15,000, उच्च शिक्षा में 1,000, कौशल रोजगार में 1,500, ऐसे करके 51,000 से ज़्यादा है, 75,000 कर दी। हुई क्या भर्तियाँ? मैं 1920 बजट की बात कर रहा हूँ, 20-21 का अलग है, और आपने 50,000 की ओर कर दी है, और उसमें कहा गया है 2 साल में पूरा करेंगे। आप नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो आपने क्यों खोले? क्यों लोगों का जीवन बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रहे हो? क्यों युवाओं के दुश्मन बने हुए हो? क्यों बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हो? क्यों इनको बेवकूफ बना रहे हो? ये षड्यंत्र ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। माननीय सभापति महोदय, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। डॉक्टरों की स्थिति क्या है? राम मंडी विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर एक हॉस्पिटल है, उसको कहते CHC। CHC में पद है टोटल 65, खाली कितने हैं? 34 पद है, 65 और खाली है 34। और चेचर में पद है 23,
और खाली है 6। ऐसे सारे हॉस्पिटल की स्थिति है। जब आपके पास डॉक्टर नहीं है अभी हॉस्पिटल चलाने के लिए, तो हॉस्पिटल खोल के हो रहे हो, समझ में नहीं आ रही बात क्या है ये। इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। और कई बार लगता ना कि चोर चोरी करता है ना तो बड़ा होशियार रहता हुआ। डिलीट। जो चोर चोरी करता है तो कोई निशान छोड़ जाता है। मैं किसी भी बेवकूफ को बेवकूफ नहीं करा। अगेन डिलीट। कोई चोर चोरी करता है तो कोई निशान छोड़ जाता है। आप बहुत सीजन्ड है और पकड़ में आ जाता है। अनपार्लियामेंट। और पकड़ में इसलिए आता है, इसलिए इन्होंने कोशिश कितनी घोषणाएं करने की, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो करेंगे, इतना करेंगे, ताले पिटवा रहे हैं, बहुत ताले पिटवा रही है। लेकिन जनता को पता चला, अरे क्या तो कर्मचारी नहीं, हॉस्पिटल खोलेंगे तो डॉक्टर नहीं होगा, स्कूल खोलेंगे तो मास्टर नहीं होगा, कॉलेज खोलेंगे तो लेक्चरर नहीं होगा, तो ये क्या खोल रहे हैं। तो निशान छोड़ गए। जो जनता को पता चल गया कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, तो धोखा का पता चल गया है। मैंने कहा ना, तो चोर चोरी करता है तो कोई निशान छोड़ जाता है। ये कि यही हालत इनकी है। माननीय सभापति महोदय, अब इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता बढ़ाना 1000 रुपये। किसको क्या बना रहे हो आप। पहले ही लोगों को 28 लाख लोग लाइन में हैं, रजिस्टर्ड हैं। आप तो 1 लाख के लगभग दे और वो भत्ता बढ़ा रहे हैं। क्यों बेवकूफ बनाते हो हमको और जनता को, क्यों बना रहे हो। कृपया, बहुत सीजन्ड है ये। हाँ, ये ऐसा क्या शब्द कहूं बता दो मेरे को, थोड़ा सा मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है। क्यों बना रहे हो, बनाने की बात कर रहा हूं मैं। क्यों बना रहे हो, क्या बना रहे हो, मेरे पास इसका शब्द समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ये कहा है। अब ये कह रहे हैं विद्युत में हम, इन्होंने कहा कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विद्युत में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। विद्युत में आप आत्मनिर्भर हो रहे हो तो किसानों को 12 घंटे बिजली क्यों नहीं दे रहे हो। किसान आपके दुश्मन है क्या, रात को बिजली क्यों दे रहे हो। किसान आपके दुश्मन है क्या। आप एक तो बिजली में आत्मनिर्भर हो रहे हो और किसानों को बिजली नहीं दे रहे हो, और दे रहे हो तो रात में दे रहे हो। और 2 साल पहले भी घोषणा की थी इनको दिन में बिजली देंगे, आज भी नहीं मिल रही बिजली। कुछ 1-2 जिलों को, 1-2 तहसीलों को छोड़ दो तो कहीं भी दिन में ही बिजली मिलती है, रात को ही बिजली मिलती है, अधिकांश रोटेटेड होता है, नहीं मिल रही। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार किसानों की दुश्मन है। इन्होंने किसानों को कुछ नहीं दिया, लेकिन क्या कहा, हम अगली बार कृषि बजट अलग से प्रस्तुत करेंगे। तो अभी क्या होगा, इस साल क्या होगा, आप तो बजट प्रस्तुत कर दोगे क्या, इसे किसान समझ जाएंगे क्या। ये किसानों की दुश्मन सरकार है। इन्होंने कहा 5 साल तक बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे, वो लूट रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं, जबरदस्त तरीके से लूट रहे हैं। ऐसी लूटपाट वाली सरकार। सभापति महोदय, ये बहुत ही गलत फैक्ट रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि कृषि बिजली की दरों में 5 साल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं किया है। 90 पैसे में मतलब किसानों को बिजली मिल रही है। और अभी जो भी मान लीजिए, बिजली की दर तो बढ़ाई नहीं, गलत तथ्य विधानसभा में नहीं आना चाहिए। फिर इन्होंने ये कहा कि एक जिले को भी दिन में बिजली नहीं मिली, 15 जिलों को आज दिन में बिजली मिल रही है, और अगले 2 सालों में पूरे राजस्थान के किसानों को हम दिन में बिजली देंगे। पिताजी का सौगंध का को एक भी पैसा किसी भी हेड में नहीं बना बिजली में। मदन जी को पता नहीं, आपको सौगंध है भारत माता की, आप कहो कि एक भी पैसा बिजली का पूरा टोटल नहीं बढ़ा है। किसानों के लिए दाम बढ़े हैं, आम उपभोक्ता के लिए बढ़ा है, आम उपभोक्ता को लूटा जा रहा है। भारत माता की सौगंध खा के कहो, मेरी आम तरफ उपभोक्ता को बिजली का दाम बढ़ा है। बिजली आ रही है। माता की सौगंध खा के कहता हूँ, आम उपभोक्ता के लिए बिजली का नहीं बढ़ाइए। आप लोग असत्य बोल रहे हैं। इससे बड़ा झूठा कोई नहीं। भारत माता इनके लिए कुछ नहीं है। भारत माता इनके लिए कुछ नहीं है। जब कांग्रेस का चुनाव हो रहा था, चुनाव प्रचार कर रहे थे, एक कार्यकर्ता ने भारत माता की जय बोली,
तो बीडी कल्ला जी ने हाथ पकड़ लिया, ये भारतीय जनता पार्टी मेरी भारत तरफ माता की जय मत देखिए, बोल बोली मेरी तरफ वो देखिए। एनडीटीवी ने मत बोलिए, एनडीटीवी ने आपका खुलासा कर दिया। अनादर करने वाले माता के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, भारत माता के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। भारत माता की जय हो, जय हो और जय हो। आपने प्रधानमंत्री जी से और अपने अध्यक्ष से असत्य बुलवाया और जनता ने उसका फैसला कर दिया। भारत माता का नाम लेके आप गुमराह करते हो विधानसभा में जनता हूँ, को। यदि मैं असत्य बोलता तो ये विधानसभा में नहीं होता। का नाम लेके आपको तो आप मालूम नहीं गुमराह है। की जय जयकार करते हो और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। व्यक्तिगत भारत माता की झूठे कसम खा रहे हो। आप है ना बहुत सत्य सीरियस बात है। करके गुमराह नहीं कर सकते सदन माननीय को। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, यस, मैं निवेदन ये कर रहा था कि बिजली के दाम बहुत बढ़ गए हैं, किसान भी है, आम उपभोक्ता भी है, और घोषणा की थी नहीं बढ़ेंगे। मैं खुद किसान हूँ, मेरे बिजली का बिल आता है, मैं भी चुकाता हूँ। मैं कह रहा हूँ बिजली के दाम बढ़ गए हैं, मेरा बड़ा हुआ बिल आ रहा है, और भारत माता की सौगंध खा गए। इससे बड़ा नुगरा कौन होगा, इससे बड़ा नुगरा कौन होगा कि इसका अन्न जल खा कर भी और उसकी भारत माता की सौगंध खा रहे हो, झूठा सौगंध खा रहे हो। शर्म आए बीडी कल्ला जी, शर्म, अरे शर्म करो। भारत माता की जय बोलने में हाथ पकड़ने वाले कार्यकर्ताओं को डांटने वालों तो भगवान माफ नहीं करेगा। ये सत्य बोलने का सर्टिफिकेट है क्या? आप और लगी अपने हुई है इनके भाषण पे ऊपर। गौर करें ज्यादा, माननीय सभापति महोदय, प्लीज प्लीज आपने प्लीज सब- प्लीज। व्यक्तिगत कोई भी आक्षेप नहीं रहे। आप अपना जो व्यक्तिगत नहीं, मेरे भारत माता का अपमान सहन नहीं होता, इसलिए मैंने कहा मैं भारत माता का अपमान सहन नहीं हो सकता। सब इज्जत करते हैं भारत माता की, मैं स्वयं मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कल्ला जी, आपका कंक्लूजन का टाइम भी हो गया है। माननीय सभापति महोदय, आपका समय भी क्या कृषि बजट अलग से पेश करने पर किसानों को भला हो जाएगा क्या? एक साल में क्या होगा, इस साल क्या होगा? किसानों के बिजली के दाम कम करने चाहिए थे। जब आत्मनिर्भर हो रहे तो 12 घंटे बिजली देनी चाहिए थी, दिन को ही बिजली देनी चाहिए थी। बिजली के तार जो लटके हुए घरों पर के वह सरकारी खर्चे पर, निगम के खर्चे पर हटाने चाहिए थे। हजारों लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लेकिन उनको पैसा चाहिए, और वो आदमी मर जाता है तब उस परिवार से कहते हैं ये तार हटाने हैं तो आपको इतना एस्टिमेट बनेगा और आपको इतना पैसा देगा। यानी लोगों को मार कर भी और इस सरकार की जेबें भरना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय कंक्लूड करने का प्रयास करें। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा आयुष्मान योजना और हम सबका इलाज कराएंगे। अरे आपका क्या रहा है? ये माननीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री जी की योजना है, जिसका आपने नाम बदल के कर रहे हो और कह रहे हैं हम इतने लोगों को जल से नल से जल देंगे। वो जो पैसा है ना, जल जीवन मिशन का है, भारत सरकार का पैसा है। आपका क्या रहा है? नरेगा में वाहवाही लूटने के प्रयास कर रहे। माननीय सभापति महोदय, वाहवाही, अभी देखो मुझे 6 मिनट हुए हैं, ये वाहवाही लूटने का षड्यंत्र कर रहे जो ठीक नहीं है। नरेगा में इनका क्या जाता है? नरेगा का जो हाल बनाया ना, लोग नरेगा में मर रहे हैं, पूछने वाला नहीं है। परसों राममंडी की एक महिला नरेगा में काम करती करती मर गई, उसका इलाज नहीं कराया, और उसके दाह संस्कार में एक कर्मचारी भी या कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी नहीं गया। उनका गरीबी उसके लिए क्या जाना है? माननीय समाप्त करें प्लीज। राममंडी की घटना है माननीय सभापति महोदय। नहीं, मैं समझता हूं। नरेगा में काम करने वाली एक महिला इलाज के अभाव में मर गई है, वहीं मर गई है। कृपया कंक्लूड करें। कंक्लूड कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, आखिरी 1 मिनट है। सड़कों की हालत, लास्ट 1 मिनट। सड़कों की हालत आपने कभी राजमंडी की जाए तो देखना, सड़कों की हालत चेचर से खेड़ा रुद्दा, अलोद, इधर से जाए तो अमजार से कोटड़ी और आगे तक सड़कें खराब ही खराब है। वो स्वीकृत है, बनाने में रोक लगाई हुई है। अरे तुम्हारे पास पैसा नहीं तो निरस्त कर देते ना, निरस्त ही कर देते। निरस्त क्यों नहीं किया? पर बनाएंगे भी नहीं और उस पर लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे। ये हद हो गई। क्यों नहीं बनाए अभी तक? सड़कें टूट गई, सड़कें आखिर में माने उनको। मेरा नहीं सुने, बाड़मेर जिले में दौलत सिंह नाम के व्यक्ति को और घायल कर दिया। इसलिए घायल कर दिया
कि भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए चंदा करके लौट रहा था और इसलिए मुसलमानों ने और इकट्ठा होकर हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया और उसकी हालत चिंताजनक है। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। हालत चिंताजनक है। ये अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें और कल्लाजी क्यों माथे चढ़ा रहे हैं ऐसे लोगों को, क्यों प्रेशर दे रहे हैं उनको? धन्यवाद महोदय, धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं है। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, माननीय अब समय हो गया। राम मंडी की एक घटना सुन लो। रामगंज मंडी की विशाल उमरावल नाम का ये व्यक्ति व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लिखता है, किसी का कत्ल करवाना हो, किसी का कोई काम निपटाना हो तो मेरे से संपर्क करें। और एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को व्हाट्सएप पर 2 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर, हत्या कर देंगे। नहीं होगा, इसकी संपत्ति कुड़ा कर रहे हो, क्यों नहीं साहब बोल रहे हैं? ये कत्ल की बात कर रहे हैं। नाम का एक व्यक्ति मुसलमान है, उन्होंने शाह नाम के हमारे पदाधिकारी